हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का फोकस कॉन्सेप्ट्स में। आज फिर से हम एक पीजीटी 2021 का पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। मैथ्स के सॉल्यूशंस करेंगे और आज का जो पेपर रहेगा वो है फिज़िकल एजुकेशन मेल। बाकी 29 जून 2021 की ये शिफ्ट है जिसकी टाइमिंग थी 2 से 5। बाकी हमेशा की तरह इस कंप्लीट पीडीएफ का लिंक आपको मैं दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और ख़ास तौर पर जो इसका पार्ट 1 है वो बहुत अच्छे से आपको मतलब एनालाइज करना है, चाहे वो टीचिंग वाला बच्चा हो चाहे नॉन टीचिंग वाला, उसके लिए मस्ट है। बाकी देखो कौन से 20 क्वेश्चन है मैथ्स के, एक एक करके सॉल्व करते हैं। और यहाँ से देखो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये क्वेश्चन है मेंसुरेशन से। कहता है कि भाई त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 28 सेंटीमीटर का एक बेलन है और आपको करना क्या है, उसमें से ना छोटे छोटे शंकु बनाने हैं। अच्छा, जो शंकु आप बनाओगे तो त्रिज्या आपको 7 लेनी है उसकी, और ऊंचाई लेनी है 14। तो ऐसे ना बहुत सारे शंकु बनेंगे, कितने बनेंगे वही हमसे पूछा है। अब बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता है कि ऐसे में क्या करना होता है कि जो बेलन का मतलब आयतन है, वॉल्यूम, वो बराबर होगा उन सभी छोटे छोटे शंकुओं के आयतन के। जैसे कि वॉल्यूम हमें इक्वल करने हैं, तो आप समझते हो बेलन यानी सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच होता है। आर आपको दे रखा है तो आप लिखोगे 14 इंटू 14 और इंटू में एच जो कि है 28। अच्छा, अब इसी वॉल्यूम से हमने बनाने हैं छोटे छोटे शंकु। कितने शंकु बनेंगे, मैं मान लेता हूँ n शंकु बनेंगे। और उनमें से जो हर एक शंकु होगा ना, प्रत्येक शंकु, तो उसका आयतन क्या होगा। तो देखो आपको पता है कि शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई इंटू में आर स्क्वायर, जो कि आपको नज़र आ रहा होगा 7, यानी 7 इंटू 7 और इंटू में एच जो कि है 14। तो सिंपली आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। देखो जैसे पाई से पाई कैंसिल आउट हुआ, 14 से 14 कैंसिल आउट हुआ, 7 से ये नंबर 4 बारी कटा और 7 से ये नंबर 2 बारी कटा। तो 2 गुणा 4 8 और इस 3 से और मल्टीप्लाई होगी तो n, यानी कि 24 शंकु यहाँ पर ऐसे बनेंगे। इसके बाद चलते हैं देखो क्वेश्चन नंबर 2 में। कहता है कि एक्स ने 10% रिटर्न देने वाली कंपनी में 20,000 रुपये का निवेश किया और एक्स ने कंपनी में रिटर्न को पुनः निवेश करने का फैसला किया। दूसरे वर्ष के लिए ब्याज प्राप्त करने के बाद दूसरे वर्ष के अंत में उसके निवेश का मूल्य क्या है। देखो सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा देता हूँ। एक तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का है। और वो कंपाउंड इंटरेस्ट का क्यों है कॉन्सेप्ट, तो देखो ये प्रिंसिपल है। रिटर्न का मतलब यहाँ पर ब्याज होगा, मतलब आपको 10% ब्याज मिलते हैं, लेकिन आप क्या करते हो, उस ब्याज को भी ना दोबारा से निवेश करते हो कंपनी में। तो अब कंपनी उस ब्याज पर भी 10% ब्याज देगी, और ब्याज पर ब्याज आप समझते हो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि प्रिंसिपल आपके पास है 20,000 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे कि आप देख पा रहे हो 10% है, और 2 साल का ना आपको एक रेशियो तैयार करना है। सबसे पहले मतलब हमें यहाँ पर अमाउंट बताना है 2 साल के एंड में कितना हो जाएगा। अब आप चल सकते हो देखो रेशियो वाले मेथड से, जैसे कि 10% की फ्रैक्शन 1/10 होती है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो ना हर साल सेम बनते हैं। पहले साल भी 10 और 11 बनेगा और दूसरे साल भी 10 और 11। बाकी अगर हम 2 साल की इकट्ठी बात करें तो 10 गुणा 10, यानी कि आप कोई भी 100 रुपये जमा करोगे तो ये पैसा आपका हो चुका होगा 121 रुपये। अब इसी 100 की देखो वैल्यू आपको दे रखी है 20,000। जब 20,000 को आप 100 से डिवाइड करोगे एक यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए, तो आप समझ पा रहे हो कि ये दोनों ज़ीरो कैंसिल आउट हो जाएगी। तो एक यूनिट की वैल्यू भाई मिल रही है 200। अमाउंट हमसे पूछा है यानी 121 यूनिट की वैल्यू हमसे पूछी है। जब 200 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 121 गुणा 2 आप समझते हो 242 और 2 ज़ीरो साथ में 24,200 इस सवाल का आंसर है। चलते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे। कहता है कि एक जॉगर पहले दिन में 30 मिनट में 6 किलोमीटर और दूसरे दिन 1 घंटे 30 मिनट में 15 किलोमीटर की दौड़ लगाता है। तो उसने जो 2 दिनों में मतलब दौड़ लगाई है, मतलब उसकी औसत चाल आपको बतानी है इन 2 दिनों की। औसत चाल यानी कि एवरेज स्पीड। तो देखो एवरेज स्पीड का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है कि एवरेज स्पीड बराबर होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। अब आप देख पा रहे हो कि भाई 6 किलोमीटर का एक डिस्टेंस चला है और 15 किलोमीटर का एक,
तो आप बोलोगे टोटल जो डिस्टेंस है ना वो चला है 21। अच्छा, नीचे रखना है टोटल टाइम। तो देखो 30 मिनट और 1 घंटा 30 मिनट, पूरे 2 घंटे बने। तो 21/2 आप समझते हो 10.5, तो इसकी एवरेज स्पीड रहेगी 10.5 किलोमीटर पर आवर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आपको नज़र आ रहा है, रेशियो का बेसिक क्वेश्चन है। आपको डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड के पास किस रेशियो में पैसा है वो रेशियो दे रखा है, और कहता है वाई को डब्ल्यू से 500 रुपये अधिक मिलते हैं। अब देखो वाई जो है ना यहाँ पर वो है 19 और डब्ल्यू जो है यहाँ पर वो है 17। तो अब अगर आप यूनिट्स में बात करोगे रेशियो में, तो आप बोलोगे इसको भाई 2 यूनिट ज़्यादा मिल रहे हैं और बता 500 रखा है। तो 2 यूनिट की वैल्यू सीधा सीधा 500 होगी, तो 1 यूनिट की वैल्यू 250 होगी। अब हमें निकालना है कि z के पास कितना पैसा है। तो z देखो 20 यूनिट है और 20 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, जबकि 1 यूनिट की वैल्यू 250 है। तो आप बोलोगे 250 गुना 20, मल्टीप्लाई करने पे ये आपको मिलेगा 5000। तो बहुत आसान क्वेश्चन था। इसके बाद चलते देखो क्वेश्चन नंबर 5, और फिर से एक मैंसुरेशन का क्वेश्चन है 2D पर। कहता है एक बाग समलम चतुर्भुज है। समलम चतुर्भुज का मतलब होता है ट्रेपीजियम, और ट्रेपीजियम के बारे में आपको पहले ही बता देता हूँ। ऐसी शेप आप समझो ये ट्रेपीजियम होता है। यहाँ पर क्या होता है कि ये दोनों साइड्स तो होगी पैरेलल और ये 2 साइड्स होती है नॉन पैरेलल। बाकी पैरेलल साइड्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, इसी को हम हाइट बोलते हैं। और अगर मैं पैरेलल साइड्स में से छोटी वाली साइड को A मान लूँ और बड़ी वाली साइड को B, तो ट्रेपीजियम का एरिया होता है हाफ इंटू में पैरेलल साइड्स का योग, यानी कि सम A + B, और इंटू में हाइट। तो देखो हमें यहाँ पर बाग का ना क्षेत्रफल तो दे ही दिया। अब देखो मैं इसको हटा देता हूँ। 4500 जो है वो क्षेत्रफल है, और क्षेत्रफल जैसे कि मैंने आपको बताया हाफ इंटू में पैरेलल साइड्स का योग। अब मान लो एक A है और दूसरा B है, और इंटू में h आपको देखो दे रखा है। यहाँ देखो ऊंचाई 20 है तो इंटू में 20। अब इसको कैलकुलेट करने पर आपको यहाँ से मिला कि भाई A और B मिलाकर 450 है। अब A और B को अलग करने के लिए देखो रेशियो दे दिया। बोला है कि समांतर भुजाओं में से एक दूसरी से 50% अधिक है। 50% का मतलब होता है 1/2, कि अगर एक साइड 2 होगी ना तो दूसरी साइड भाई 1 ज़्यादा होगी उससे, यानी 3 होगी। तो 2:3 में आपको सिंपली 450 बांटना है। 2 और 3 होता है देखो 5, 5 की वैल्यू है 450। तो 450 को 5 से डिवाइड करने पर 1 यूनिट की वैल्यू 90 मिल गई। अब जैसे ही आप 90 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो आपको दोनों साइड्स मिल जाएगी, छोटी साइड भी बड़ी साइड भी। अब हमसे छोटी साइड पूछी है, छोटी साइड जैसे कि आप समझ रहे हो ये वाली होगी, तो 90 गुना 2 180 मीटर आंसर होगा। चलते हैं इसके बाद भाई क्वेश्चन नंबर 6 पर। टाइम एंड डिस्टेंस का ये दूसरा क्वेश्चन है इस पेपर में, और ये भी एवरेज स्पीड पर है। एवरेज स्पीड देखो अभी मैंने डिस्कस की थी आपके साथ कि टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम होता है, मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। हालांकि आपने पढ़ रखा होगा देखो कि 2 इक्वल डिस्टेंसेस में क्या होता है कि हम एवरेज स्पीड को ना ऐसे भी निकाल सकते हैं, 2xy अपॉन में x + y। मतलब ये चीज़ भी देखो इसी से ही बनी है, और हम इसको याद रखते हैं कि भाई जब 2 इक्वल डिस्टेंस हो तो तब हम इसका यूज़ करें। यहाँ पर भी देखो 2 इक्वल डिस्टेंस है। क्वेश्चन समझते हैं हम। कहता है एक व्यक्ति 8 घंटे में x से y तक यात्रा करता है। अच्छा, x से y 450 किलोमीटर की दूरी है, और 45 की स्पीड से वो वापस भी आता है। तो मतलब जितना गया है उतना ही वापस भी आ रहे हैं, तो सेम डिस्टेंस हो गए। बट सेम डिस्टेंस में x और y का मतलब होता है स्पीड्स। एक स्पीड तो देखो आपको दे रखी है, और दूसरी स्पीड आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी 450/8, जो कि डेसिमल में जाएगा। और अननेसेसरीली मतलब खामखा आप कैलकुलेशन में लगे रहोगे। ज़्यादा बेटर ये है कि हम इसी अप्रोच को लें। अब टोटल डिस्टेंस तो देखो आपको नज़र आ ही रहा है कि भाई 450 गया तो 450 वापस भी आया, यानी 900 हो गया, अपॉन में टोटल टाइम। तो देखो ये तो कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, 8 घंटे दे रखे हैं। और वापस जब उसकी स्पीड 45 थी तो 450 चलने में भाई पूरे 10 घंटे लिए होंगे। तो 10 घंटे यहाँ लगे और 8 घंटे जाने में लगे थे, तो टोटल 18 घंटे में ये डिस्टेंस कवर हुआ है।
तो कैलकुलेट आप करोगे तो बहुत जल्द आपको आंसर मिल जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 7 आपको नज़र आ रहा है। कहता है एक पुलिस वैन की गति एक कार की गति से 30 किलोमीटर प्रति घंटा तेज है। मतलब ये पुलिस वैन और कार की स्पीड्स का ना डिफरेंस है। आगे कहता है कार को समान दूरी तय करने में, मतलब कि बराबर दूरी तय करने में 2 घंटे लगते हैं, जबकि पुलिस वैन को 90 मिनट की आवश्यकता होती है। अब देखो सेम डिस्टेंस को चलने में किसको कितना टाइम लगा वो यहाँ मेंशन है। बता रखा है कि कार को 2 घंटे लगे। 2 घंटे को देखो हम 120 मिनट भी लिख सकते हैं, तो मैं 120 चला लेता हूँ, जबकि वैन को उतना ही डिस्टेंस चलने में 90 मिनट लगे। तो अगर मैं आपसे पूछूँ कि भाई जो इन्होंने टाइम लिया है वो किस रेशियो में लिया है, तो आप बोलोगे 4:3 में। तो इसका मतलब है ज़रूर इनकी जो स्पीड्स है ना वो 3:4 में रही होगी। आप समझते हो इन्वर्स हो जाता है, रेशियो पलट जाता है। अब स्पीड्स अगर 3:4 है तो इनके बीच का जो अंतर आपको नज़र आ रहा है वो है 1 यूनिट, और 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो हमें गिवन है। मतलब जो स्पीड्स का अंतर है वो जैसे कि आपको बता रखा है 30 है, और अगर 1 यूनिट 30 है तो हमसे देखो कार की गति पूछी जा रही है, और कार की स्पीड जो है गति वो 3 यूनिट है। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 30 है तो 3 यूनिट की वैल्यू 3 गुना 30 यानी 90 किलोमीटर पर आवर आंसर होगा। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 8 आपको नज़र आ रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस का है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। कहता है 28 खिलौनों का लागत मूल्य, मतलब 28 का सीपी, 28 खिलौनों का जो सीपी है वो बराबर है 20 खिलौनों के एसपी जितना। तो प्रॉफिट परसेंट हमसे पूछा है। आप समझते हो कि अगर हम इनको इन्वर्स कर दें तो जो चीज़ें अभी तक आर्टिकल्स में थी ना, अब वो क्या होगा कि प्रॉफिट रुपीस में आ जाएगा। मतलब पलटने के बाद क्या होगा कि सीपी तो बन जाएगा 20 रुपये और सेलिंग प्राइस बन जाएगा 28 रुपये। और बस आप छोटी सी बात है, देखो 20 वाला सामान अगर 28 में जा रहा है तो 8 का प्रॉफिट हुआ। 8 का प्रॉफिट कितने पर हुआ? 20 पर, और परसेंट के लिए 100। जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आंसर आपको मिलेगा 40%। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 आपको नज़र आ रहा है, टाइम एंड वर्क से है। कहता है ए, बी और सी। देखो यहाँ लिख लेते हैं, वरना थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं, यही एलसीएम ले लेते हैं। ए, बी और सी कितने कितने दिन में काम कर सकते हैं वो आपको दे रखा है। तीनों का एलसीएम भी आपको नज़र आ रहा होगा कि 200 ही बनेगा, और जो क्षमता बनेगी वो बनेगी 5, और बी की बनेगी 4, और सी की यहाँ बनेगी 1। अब कहता है वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं और बी 10वें दिन काम करने के बाद कार्य छोड़ता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 10 दिन तो तीनों ने काम किया, मतलब ए ने भी काम किया, बी ने भी और सी ने भी। और क्योंकि तीनों का एक दिन का काम आपके सामने है जो कि बन रहा है 5 और 4 9 और 1 10, तो 10 दिनों में भाई इन्होंने काम किया होगा 100। अब देखो यहाँ पर ना बी ने तो छोड़ दिया, अब बचे ए और सी। कहता है 15वें दिन काम करने के बाद सी ने भी छोड़ दिया। तो मतलब ये शुरुआत से 15वें दिन, 10 दिन काम हो चुका है, 5 दिन आप और काम करा लो इन दोनों को मिलाकर। जबकि ए और सी की क्षमता आपको नज़र आ रही है 5 और 1 6, तो 6 की क्षमता से 5 दिनों में वो होगा 30 काम। अब जो भी काम बचा भाई एक तो वो ए करेगा क्योंकि और बाकी तो सब जा चुके हैं, और टोटल काम देखो 200 था तो 200 में से 100 और 30 130 हो चुके हैं। तो ए ने शेष काम किया होगा 70, और किस क्षमता से किया होगा? तो 5 की क्षमता से। तो ए को शेष काम करने में लगे होंगे 14 दिन, यही हमसे पूछा था, तो आंसर होगा 14 दिन। चलते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि x एक दूरी को 20 मिनट में और y उसी दूरी को 36 मिनट में तय कर सकते हैं। मतलब देखो सेम कॉन्सेप्ट पे सवाल आ रहे हैं टाइम एंड डिस्टेंस का, जहाँ तक ये तीसरा चौथा सवाल है। 2 एवरेज स्पीड के थे और 2 इन्वर्स रेशियो वाले। फिर से आसान सा सवाल है कि सेम डिस्टेंस है, सेम डिस्टेंस को कवर करने में ए को 20 मिनट लगे और वाई को 36 मिनट लगे। तो टाइम का जो रेशियो बना इनका वो कितना बना? तो 4 से जब आप इसको काटोगे ना तो आप बोलोगे 5:9, और स्पीड्स का रेशियो तो उल्टा बनेगा क्योंकि सेम डिस्टेंस चले हैं। तो आंसर अपने सवाल का होगा 9:5।
इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 11 आपको नज़र आ रहा है और कहता है कि भाई एक वस्तु पर कर की दर, कर का मतलब आप समझ रहे हो, इसका मतलब होता है टैक्स। तो जो टैक्स है ना वो लगता है 18%, और 18% टैक्स लगने के बाद जो इस वस्तु का मूल्य हो जाता है वो 6608 रुपये है। कहने का मतलब है कि अगर मैं मानूँ कि 100% वस्तु की ओरिजिनल वैल्यू थी, 18% टैक्स भी लग गया, तो यानी 6608 ना वैल्यू होगी आपकी 118% की। और अगर 118 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो इसका मतलब है यहाँ से 1% की वैल्यू आपको मिल रही है, और साथ साथ मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 100% की, यानी कि वस्तु की कीमत आपको यहाँ से पता चल रही है टैक्स लगने से पहले। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे, देखो 118 से आप इसको ना 5 बार ही काट सकते हो। ये टेबल पढ़ने बहुत आसान होते हैं। आप 118 को अलग कर लो, 100 को करोगे 5 बारी 500, 18 पंजे 90, तो 590 होगा। अब बचा 70 और 8, 708, तो पूरा ये 6 बारी में कट जाएगा। और 56 गुना 100 होता है 5600 रुपये। तो अभी तक की बात में हमें ये पता चला कि जो वैल्यू है यहाँ पर वस्तु की टैक्स लगने से पहले, यानी कि ओरिजिनल वैल्यू, वो 5600 रुपये है। अब कहता है कि मूल्य में कितनी वृद्धि की जानी चाहिए, मतलब इस मूल्य में, ताकि कर के बाद मूल्य में बदलाव ना हो, और नई दर 12% है। अब कहता है कि इसमें ना कुछ और रुपए जोड़ने के बाद क्या होगा कि आप जब 12% कैलकुलेट करके इसी में जोड़ोगे या फिर इसका 112% निकालोगे, तो वो टैक्स भी बराबर होना चाहिए बिल्कुल इतने रुपए के। तो हमें एक्स की वैल्यू पूछी है। देखो इतनी चीज़ें मैं हटा देता हूँ और दोबारा से समझते हैं। अभी तक हमने ओरिजिनल वैल्यू निकाल ली थी जो कि थी 5600 रुपये। अब आगे एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है। देखो दोनों केसेस में ना टैक्स लगने के बाद वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो देखो 100% ओरिजिनल वैल्यू होती है और 18% टैक्स लगने के बाद यहाँ वैल्यू 118% बन रही है, मतलब यहाँ पर जो आर्टिकल है 1। और अभी जो इसका सेकंड प्राइस बनेगा तो देखो वो अपने आप में 100% है, और 12% टैक्स लगाने के बाद उसकी वैल्यू हो जाएगी 112%। और जैसे कि हमें बता रखा है ये वैल्यू इक्वल है। तो आप यहाँ से करो क्या, फर्स्ट और सेकंड का ना रेशियो निकालो कि फ़र्स्ट और सेकंड के बीच में क्या रेशियो है। तो आप समझते हो पलट जाती है वैल्यू, परसेंट से परसेंट कटने के बाद 112/118 लिखोगे आप, या फिर 2 से काटोगे ना तो 56 और 59 होगा। कि अगर पहले वैल्यू 56 थी ना तो अभी उसको 59 बनानी होगी, जबकि पहले तो वैल्यू 5600 थी, तो अब वाली वैल्यू 5900 बनानी होगी। और ये कितने से बढ़ी, तो आप बोलोगे 300 से। बस 300 ही सवाल का आंसर है। इसके बाद चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 फिर से प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है और बहुत ईजी क्वेश्चन है। कहता है एक विक्रेता लागत पर 32% लाभ की अपेक्षा करता है और उसकी जो साप्ताहिक बिक्री है वो है 29,700 रुपये। तो उसका लाभ कितना हो, मतलब लाभ ज्ञात करें, लाभ उसको कितना हुआ। अब देखो ये बिक्री है, बिक्री का मतलब ये सेलिंग प्राइस है। आप जैसे कि समझते हो भाई कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100% होता है, और अगर उसमें हम प्रॉफिट परसेंट जोड़ दें, जैसे कि यहाँ पर 32% है, तो इनको जोड़ने से बनता है सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस बन रहा है 132%, और सेलिंग प्राइस देखो आपको दे रखा है 29,700। तो 29,700 ना 132% है, मतलब आप इसको 132 से डिवाइड करोगे तो 1% आ गया। और अभी आप 100 मत लिख देना, सीपी नहीं निकालना, हमें निकालना है लाभ, और लाभ है 32%। तो आप 32 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये सीधा सीधा लाभ की वैल्यू आ जाएगी। कैलकुलेट करते हैं इसको। 4 से ये नंबर देखो 8 बारी कटेगा, और 4 से ये नंबर कटेगा आपका 33 बारी। उसके बाद 11 से ये नंबर 3 बारी कटता नज़र आ रहा है, और 11 से ये भी पक्का कटेगा, और ये कटेगा 2700 बारी। फिर से आप इसको 3 से काटोगे तो 900, और 900 गुना 8, जैसे कि आप समझ रहे हो 7200 रुपये का यहाँ पर लाभ हुआ होगा। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 13 आपको नज़र आ रहा है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। कहता है ए और बी मिलकर एक कार्य को 120 दिनों में कर सकते हैं, मतलब ए और बी किसी काम को 120 दिनों में कर सकते हैं, जबकि ए अकेला कार्य का 50% पूरा करने में 72 दिन लेते हैं।
तो अगर 50% 72 दिन में कर रहा है ना, तो पूरा काम तो भाई वो 144 डेज़ में करेगा। 50% का मतलब होता है आधा, आधा काम 72 दिन में तो पूरा 144 में। अब आप सबसे पहले लो इनका एलसीएम, और एलसीएम जब आप लोगे इसका देखो तो समझो आप बात को, इन दोनों नंबर्स का ना एलसीएम एक ऐसा नंबर होगा जिसमें ज़ीरो बनना तय है, क्योंकि एलसीएम का मतलब होता है दोनों के टेबल में आने वाला नंबर। और 120 का आप कोई भी टेबल पढ़ लो, ज़ीरो मिलेगा ही मिलेगा। तो अब आप ये सोचो कि 144 को हम कम से कम कितने से मल्टीप्लाई करें कि ज़ीरो बन जाए। तो आप समझ रहे हो कि 5 बारी, और 5 बारी जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 720 बनता है। और 720 मज़े की बात यह है कि दोनों के ही टेबल में आ रहे हैं, तो 720 इनका एलसीएम है। और क्षमता जो बनेगी ए और बी की कंबाइंड 6 बनेगी, और यहाँ 5 बनेगी। अब ए की क्षमता देखो आपको 5 नज़र आ रही है, तो बी की क्षमता भाई 1 होगी। और 720 काम जब बी करेगा 1 की क्षमता से, तो उसको 720 दिन लगेंगे। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 14 आपको नज़र आ रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। आपको दे रखा है देखो, चक्रवृद्धि ब्याज पर 25% की दर से कोई पैसा उधार दिया जाता है। 8वें वर्ष से 9वें वर्ष तक राशि में वृद्धि का अनुपात क्या होगा। कहने का मतलब ये है कि 8वां वर्ष जब एंड हो जाएगा तो जो भी अमाउंट बनेगा वो अगले साल 9वें वर्ष के लिए प्रिंसिपल होगा। तो 9वें वर्ष में प्रिंसिपल और अमाउंट का ही रेशियो पूछ रहे हैं। हालांकि आंसर इन्होंने गलत दिया है। होता है क्या है देखो, 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4, और 1/4 में आप प्रिंसिपल को 4 मानोगे और अमाउंट 1 रुपया ब्याज जोड़कर 5 बनाओगे। ऊपर ही मैंने आपको ये देखो ये बताया था कि हर साल जो रेशियो होता है ना वो सेम बनता है। तो 9वें वर्ष भी जो ये रेशियो बनना चाहिए वो 4:5 बनना चाहिए, बट आंसर गिवन 5:4 है, तो ये करेक्शन है, आप इसको ठीक कर लेना। इसका सही आंसर होना चाहिए 4:5। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 15 आपको नज़र आ रहे हैं, और इस क्वेश्चन में देखो आपको लग रहा होगा कि ये जो अंडर रूट है, मतलब शायद ये सिर्फ 9 पर है, ऐसा नहीं है। ये अंडर रूट देखो यहाँ तक है, ये वाला अंडर रूट भी यहाँ तक है, मतलब इसको आप ठीक कर लेना। ये अंडर रूट जो है कंप्लीट पर है। तो आपको पता है देखो सॉल्व कैसे करना है। ये 961 का अंडर रूट होता है 31, और 31 को जब आप 225 में जोड़ोगे तो 256 बनेगा। अच्छा, 256 का अंडर रूट क्या होता है 16। अब यही 16 जुड़ेगा देखो 33 में, तो ये हो गया आपका 49। 49 का अंडर रूट होता है 7, और 7 जब आप 9 में जोड़ोगे तो बिल्कुल लास्ट में 9 + 7 यानी 16, और अंडर रूट ऑफ 16 आपको पता है 4 इस सवाल का आंसर होगा। इसके बाद चलते हैं देखो अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 16। एक पाई चार्ट आपको दिखा रखा है, और खिलौने बनाने में कितना खर्च आता है वो आपको एक्चुअली बता रखा है। यहाँ पर कहता है कि 5 खिलौनों के डिज़ाइन पर 375 रुपये का खर्च होता है। सबसे पहले आप निकालो एक खिलौने का खर्च, तो 375 रुपये, क्योंकि 5 खिलौनों पर खर्च हुए डिज़ाइन में, तो एक पर 75 हुए। तो यहाँ लिख देते हैं देखो कि 75 रुपये एक खिलौने पर खर्च हो रहे हैं डिज़ाइनिंग में, और एक खिलौने का जो डिज़ाइनिंग है ना वो आपको 0.25 दे रखा है। तो 0.25 की ना ये वैल्यू है कितना 75। अब आपको क्या निकालना है कि 50 खिलौनों के लिए रॉयल्टी पर कितनी राशि देगा। देखो रॉयल्टी आपको नज़र आ रही है 0.32। तो पहले आप क्या करोगे कि 75 को अगर मैं डिवाइड करूँ 0.25 से, तो आप समझ रहे हो एक की वैल्यू आएगी, जबकि निकालनी मुझे 0.32 की है, तो मैं 0.32 से मल्टीप्लाई कर दूँ। तो रॉयल्टी पर जो खर्च हुआ है ना एक खिलौने पर, वो हमें यहाँ से मिल रहे हैं, जबकि हमें 50 खिलौनों पर निकालना है। तो आप इंटू 50 और कर दो, इसको साइड कर देते हैं। तो अब करना क्या है देखो, सिंपली सॉल्व करना है। डेसिमल से डेसिमल कैंसिल आउट हुआ और 25 से कटा 2 बारी। तो देखो 75 गुणा 2 150 होता है, और 150 की मल्टीप्लाई जब आप 32 में करोगे तो बहुत आसानी से आपको आंसर मिल जाएगा 4800। 4800 इस सवाल का आंसर है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 17 आपको नज़र आ रहा है। कहता है सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 2000 में जोड़ने पर क्या हो कि वो नंबर इन सब से ना पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। बहुत अच्छे से पता है आपको, ये जो सारे नंबर्स दिए होते हैं ना हमें, तो इनकी छुट्टी करता है इनका एलसीएम। आप एलसीएम लो और इन सभी नंबर्स को काटो।
एलसीएम आप इसका जब लोगे, देखो किसी भी मेथड से ले लो। जैसे मुझे ये नंबर सबसे पहले 2 से कटते नज़र आ रहे हैं, तो 7 एज इट इज़ रहेगा, 9 एज इट इज़ रहेगा, 20 10 बारी कटा, 24 12 बारी। फिर आप 2 से काट दो उसको, 7 9 और ये हो गया 5 और ये 6। अब एक बारी 3 से काट लेते हैं, 7 3 5 2। अब आके एक ओ प्राइम नंबर हो गए, तो पहले तो इनको मल्टीप्लाई करो, 7 इंटू 3 21 इंटू 5 यानी कि 105, और 105 दूनी 210, 210 गुना 3 करोगे 630, 630 का डबल होता है 1260, और 1260 का डबल होता है 2520। तो कहने का मतलब ये है कि जो नंबर है ना वो 2520 होना चाहिए, और वो नंबर 2000 में कुछ जोड़ने से बन रहे हैं। तो आप खुद ही बताओ कि कितना जोड़ना चाहिए। तो आप बोलोगे 520। 520 इस सवाल का आंसर है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 18 नज़र आ रहा है, और यहाँ पर खिलौनों की बिक्री हमें बता रखी है। तो रिमोट भी एक खिलौना ही होगा। 2015 में रिमोट का विक्रय मूल्य बता रखा है आपको, मतलब यहाँ पर एक रिमोट की वैल्यू ना 160 है, मतलब एक खिलौने की। और क्या होता है कि हर साल ना वो 25% से बढ़ जाती है। जैसे देखो 2017 की बात कर रहा है वो, तो पहले 2017 पे आने के लिए आपको 2 बारी ना 25% से वैल्यू बढ़ानी होगी। 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4 कि अगले साल 1/4 कीमत बढ़ जाएगी, यानी 40 रुपये बढ़ जाएंगे। तो 160 में जब आप 40 जोड़ोगे तो 200 रुपये कीमत हो जाएगी 2016 में। और फिर से जब आप 2017 में चलोगे तो 25% यानी फिर से 1/4 बढ़ाओगे, तो 1/4 अब की बारी है 50। तो यानी कि अब यहाँ पर कीमत होगी 250। 2017 में एक खिलौने की जो कीमत है वो 250 रुपये है, और हमसे पूछा जा रहा है कि कुल बिक्री बताओ। तो 1500 देखो यहाँ पर रिमोट बेचे और 250 का एक बेचा है। तो बस आपको करना क्या है कि 1500 गुना में 250, जब मल्टीप्लाई आप करोगे तो बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा 375000। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 19 आपको नज़र आ रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। कहता है कि 100 रुपये एक सामान को बनाने में लगे, मतलब किसी वस्तु को बनाया गया 100 रुपये में, फिर उसे रिटेलर को बेचा गया 50% प्रॉफिट पर, और प्रॉफिट किस पर, कॉस्ट पर। तो देखो जिसने बनाया है ना सामान, तो उसे तो भाई 100 रुपये का पड़ा है, 50% का प्रॉफिट लेकर उसने रिटेलर को बेच दिया 150 रुपये में। अब रिटेलर ने क्या किया कि कस्टमर को बेचा, और 25% प्रॉफिट, बड़े ध्यान से देखना, सीपी पर प्रॉफिट कमाया जाता है, बट इन्होंने सेलिंग प्राइस पर बताया है। तो 25% जैसे कि आप समझते हो 1/4 होता है, और 1/4 में देखो ऊपर वाला नंबर तो पक्का प्रॉफिट ही होगा, नीचे वाला नंबर सीपी होना चाहिए, क्योंकि हम प्रॉफिट को सीपी पे कैलकुलेट करते हैं, बट दुकानदार ने कैलकुलेट किया एसपी पर, तो यानी नीचे वाला नंबर बताएगा 4 को। अब सीपी अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बोलोगे 3, 4 में कोई सामान बेचा है, 1 रुपये प्रॉफिट भी है, तो यानी कि 3 रुपये सीपी है, जबकि सीपी आपके सामने है दुकानदार के लिए 150 है। कितने गुना है ये, 50 गुना। तो जो इसने कस्टमर को बेचा है ना, जो सेलिंग प्राइस 4 आपको नज़र आ रहे हैं, तो वो भी 4 गुना 50 होगा, तो यानी कि उसने कस्टमर को 200 रुपये में बेचा है। 200 रुपये इसका आंसर होगा। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 20 आखिरी सवाल है इस पेपर का, और यहाँ आपको दिखा रखा है, देखो खर्च की दर, ये सब देखो खर्च की दर है, मतलब ये परसेंटेज है। जैसे 2016 में इतना % खर्च करती है कंपनी, 2017 में इतना % खर्च करती है। और खर्च % के लिए देखो जो हम फ्रैक्शन बनाएंगे, तो उस फ्रैक्शन में ऊपर वाला नंबर बताएगा खर्च को, नीचे वाला नंबर बताएगा आय को, और वैसे भी खर्च आय में से निकलता है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं सीधा, कहते हैं 2018 और 2020, तो 2018 को टारगेट करते हैं और 2020 को। कहता है कि उसका जो खर्च था ना कंपनी का वो समान था, तो 55% की फ्रैक्शन देखो आप समझते हो 11/20 बनेगी, और 45% की फ्रैक्शन 9/20 बनती है। अच्छा, जैसे कि फ्रैक्शन में भाई ऊपर वाला नंबर बता रहा है खर्च को, मतलब एक्सपेंडिचर ई लिख देते हैं, और नीचे वाला नंबर आय यानी इनकम को, उसी तरीके से ये ई होगा और ये आई होगा।
तो इसने हमें बताया कि दोनों के ना खर्च बराबर है, मतलब 11 और 9 को आपको बराबर करना है और उसके लिए आप इधर 9 से मल्टीप्लाई करोगे, इधर 11 से, और उसी रेशियो में देखो इनकम्स भी हो जाएगी 9 और इधर 11। अब हमसे पूछा जा रहा है इनकम का रेशियो। तो देखो इनकम जो है ना यहाँ पर 2016 में, सॉरी 2018 में, तो वो बन रही है 20 गुना 9, और 2020 में ये इनकम बन रही है 20 गुना 11। बाकी देखो 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएगा और इनकम का रेशियो जो होगा ना वो 9:11 होगा। तो 9:11 इस सवाल का आंसर है। बाकी देखो यहाँ ये पेपर ख़त्म होता है और बहुत जल्द मिलते हैं अगले पेपर के साथ। जब तक आप इसको अच्छे से एनालाइज करो, मैथ्स के अलावा सभी सेक्शंस को सॉल्व करो। चलो ठीक है, थैंक यू।